as the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Balkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ तो 452 वोटों के साथ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर इस बात का औपचारिक ऐलान करते हुए आपको बता दें कि 452 वोट जो हैं सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में गए, फर्स्ट चॉइस वो थे, और 300 वोट जो हैं इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में गए। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, और इसमें सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये कि एनडीए के लिहाज से अगर आप देखें तो 427 उनका अपना स्ट्रेंथ है दोनों हाउस को अगर मिला दे तो, और 427 से 452 का आंकड़ा समझा जा सकता है कि एनडीए ने किस प्रकार से वैसे सांसद जो कि एनडीए के सदस्य नहीं है उनको भी ये समझाने में सफलता हासिल की कि सीपी राधाकृष्णन को ही उपराष्ट्रपति पद के लिए वो वोट करें। दूसरी तरफ अपोजिशन के लिहाज से देखें तो उनके अपने कैंप में, अपोजिशन के कैंप में दोनों सदस्य मिला दें अगर तो 334 का आंकड़ा होता है, और 334 से घट के अगर 300 वोट पे आ रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी समस्या उनकी तरफ से रही है। एक तो क्रॉस वोटिंग की समस्या, दूसरी जो इनवैलिड वोट्स रहे हैं समझा जा सकता है कि ज्यादातर उनके ही वोट होंगे, और ज्यादातर क्या लगभग सभी उनके ही वोट होंगे इनवैलिड वोटर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि जो नंबर्स है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और एनडीए ने जो होमवर्क किया, जो जिस प्रकार की, हालांकि दोनों ही पक्षों ने किया था, लेकिन शायद एनडीए का स्ट्रेंथ तो पहले से ऑलरेडी ज्यादा था और वोट मैनेजमेंट भी ज्यादा बेहतर नजर आया है इस इलेक्शन में भी। और इंडिया की कोशिश ये थी कि 2017 की जो बात कर लें या 2022 की बात कर लें, वैसा मार्जिन, वैसा स्ट्रेंथ तो इंडिया के पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितना ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट करने के लिए मनाया जा सके, ये कोशिश की गई थी। और हर राज्य में उसके हिसाब से एक फ्लोर मैनेजमेंट करने, जिसे कहते हैं कि एक एक मंत्री उनके साथ सांसद का अटैच करके सांसदों को समझाया गया था, अपने सांसदों को प्लस दूसरे दलों के जो सांसद हैं जिनको समझाया जा सके, क्योंकि इसमें व्हिप लागू नहीं होता। तो ये सारी कवायद ऐसी रही जिसके चलते सीपी राधाकृष्णन 452 वोट लाकर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन ले गए। और निश्चित तौर पे यहाँ भी सीधे सीधे कहा जा सकता है कि अपोजिशन को एक और झटका, क्योंकि नंबर्स में तो वो पहले से कम थे, वो पता ही था कि हाँ उनका कैंडिडेट उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा, लेकिन जो उनका स्ट्रेंथ था कम से कम उतने वोट आ जाने चाहिए थे, वो नहीं आए। जी बिल्कुल, तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूटा है, 20 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो ये इंडिया गठबंधन की एकता को भी झटका है। देवेंद्र, इसमें कोई दौरा नहीं कि इसमें जो उनका स्ट्रेंथ है, जहां मैं कह रहा हूं कि उस स्ट्रेंथ पे उतने नंबर्स तो आने ही चाहिए थे, और कोशिश ये की जानी चाहिए थी उनके तरफ से कि और ज्यादा कुछ सांसदों को समझा सके। लेकिन शायद जिस प्रकार का कैंडिडेचर उन लोगों ने चुना वो काम करता नजर नहीं आया। उसमें दूसरी चीजें कि जैसे ही उनके कैंडिडेचर का ऐलान हुआ, जज के तौर पे सलवा जुडूम यानी कि नक्सल के खिलाफ जो एक अभियान चल रहा था उसको लेके जो उन्होंने फैसला दिया था उसका एक नैरेटिव बनाया गया। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये की गई कि वोटिंग से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव जो कि एक मामले में सजा याफ्ता हैं, अभी एक और मामला चल भी रहा है और वो वोटर भी नहीं है,
उनके साथ जाके उनके मुलाकात करना, उस मुलाकात को एनडीए के द्वारा बहुत सफलतापूर्वक एक नैरेटिव के तौर पे गढ़ना कि कैसे एक व्यक्ति जो कि करप्शन का सजा याफ्ता व्यक्ति हो, जो वोटर भी नहीं है, जिस पे दूसरे मामले अभी चल रहे हैं वो करप्शन के, उससे जाके ये मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर अपोजिशन के लिहाज से देखें तो उनके कैंडिडेचर के लिए बहुत नुकसानदायक थी। दूसरी तरफ एनडीए के लिहाज से अगर देखें तो संघ पृष्ठभूमि के साउथ इंडिया के व्यक्ति को चुना गया, तमिलनाडु के व्यक्ति को चुना गया। आगे जब विधानसभा चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर उसमें इस सेंटीमेंट का भी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी एनडीए के द्वारा। तो ये सारे समीकरण साधे गए एनडीए के द्वारा और सफलतापूर्वक साधे गए, ये नंबर्स बता रहा है। बिल्कुल। और देवेंद्र, जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ, जो फ्लोर स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा सांसदों को अपने पक्ष में करने में एनडीए कामयाब रहा, तो उनकी अच्छी मैनेजमेंट भी है। और आप दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को देखिए कि वहां पे इनवैलिड वोटिंग भी होती है, क्रॉस वोटिंग भी होती है, तो कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट भी पुअर रहा। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा पुअर रहा। और ऐसा आमतौर पे देखने को मिलता है कि इस तरह के इलेक्शन में एनडीए का जो अपना स्ट्रेंथ है वो उनकी अपनी क्षमता से ज़्यादा वो रीच आउट कर लेते हैं। जैसे पिछले इलेक्शन की ही बात कर लें, जब धनखड़ को चुना गया था, या उससे पहले वेंकैया नायडू के इलेक्शन की अगर बात कर लें, तो वो अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा वोट को खींचने में सफल रहते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की अगर बात करें तो नंबर्स में तो वो ऑलरेडी पिछड़ रहे होते हैं, और शायद नंबर्स में पिछड़ने के साथ साथ ही उनके काम करने की जो क्षमता जैसी नजर आनी चाहिए थी एक एक वोट को मैनेज करने के लिहाज से, वो नजर नहीं आया। हालांकि वहां भी एक मॉक ड्रिल किया गया था, जब सत्ता पक्ष अपना मॉक ड्रिल कर रहा था, अपोजिशन ने भी अपना मॉक ड्रिल किया था, क्योंकि इसमें वोट दिलाने के लिए बहुत एक तकनीकी चीज इस लिहाज से होता है तो उसमें आपको एक सीधी लकीर खींचनी होती है। दोनों कैंडिडेट के नाम होते हैं, सामने बॉक्स होता है, उस बॉक्स में एक सीधी लकीर होनी चाहिए। वो लकीर टिक जैसी नहीं होनी चाहिए, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी डू एंड डोंट्स जैसी चीज़ें होती हैं। तो उस कंडीशन में सांसदों को समझाना ये बड़ा ज़रूरी होता है। शायद वहाँ भी अपोजिशन असफल रहा, 15 वोट इनवैलिड पाए गए। पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो उसमें भी इनवैलिड वोट पाए गए थे, हालांकि उसमें सत्ता पक्ष के भी थे। इस बार वो जानकारी नहीं है, लेकिन नंबर्स को अगर देखें तो ऐसा समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष ने तो अपने बहुत सफलतापूर्वक अपने कैंडिडेट्स को वोट दिला दिए, अपने सांसदों के जो वोट थे। इसके अलावा जो उन्हें रीच आउट करना था, जो टारगेट रखा गया था, वो रीच आउट का वो एक बड़ा टारगेट रखा गया था। उसमें ये कोशिश की जा रही थी कि एनीथिंग बिटवीन 450 टू 475 वोट के लिए कोशिश करनी है, और 450 से प्लस तो आना ही चाहिए। आज जब वोटिंग खत्म हुआ तो गोपीनाथ, मैं आपको बताऊं कि 6 बजे के आसपास जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो उसमें जो सत्ता पक्ष के जो अलग अलग लोग थे, उनसे जब बातचीत करके जो फीडबैक समझ में आ रहा था वो ये लग रहा था कि 450 प्लस तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को दिला दिए हैं। इस तरह का अगर आकलन हो, इस तरह का फीडबैक हो और वही रिजल्ट में कन्वर्ट हो तो फिर ये समझ में आता है कि फ्लोर मैनेजमेंट उनका, वोटिंग मैनेजमेंट जिसे कहें, वो ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत अपोजिशन के, जिनको ये पता ही नहीं था कि किस प्रकार से अपने सांसदों के ही वोट ठीक तरीके से गिरा लें, दूसरे दलों में, दूसरे पक्ष में रीच आउट करना तो दूर की बात। बिल्कुल देवेंद्र, सभी जानते थे कि भाई ठीक है, आप नंबर गेम में कहीं ना कहीं एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर पूरी कवायद एक मैसेजिंग की थी और इसीलिए विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार भी खड़ा किया जाता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे और जो लोग आपके साथ नहीं हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो इंडी गठबंधन न सिर्फ टूटा बल्कि उस मैनेजमेंट में भी कमतर साबित हुआ, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बिल्डअप में। और एक और चीज देखें, जैसे जयराम रमेश का 5:14 पे एक ट्वीट है। उस ट्वीट में वो ये दावा कर रहे हैं कि ऑल ऑफ इट्स 315 MPs हैव टर्न अप फॉर द वोटिंग, दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड 100% टर्न आउट। जबकि नंबर जो आया है वो क्या हुआ है, नंबर्स में आया है कि 300 ही वोट आए। इसका मतलब क्या हुआ, अब सत्ता पक्ष समझ सकती हैं आप कि फिर से एक निश्चित तौर पे सटायर का इस्तेमाल करेगा कि फिर ये जो आप दावा कर रहे थे और जनरल नंबर्स आए, क्या इसमें भी उस प्रकार के जुमले का सहारा लिया जाएगा जो आमतौर पे इलेक्शन में हार के बाद वोट चोरी का जो एक नैरेटिव अपोजिशन के द्वारा गढ़ा जाता है। इस तरह की चीज़ें निश्चित तौर पर ये दिखा रही हैं कि अपोजिशन का जो होमवर्क था वो एक कमज़ोर होमवर्क था। वो अपने सांसदों को ठीक तरीके से ट्रेंड भी नहीं कर पाए कि आपको वोट अगर देना है तो किस प्रकार से, किस तरीके से वोट देना है जिससे इनवैलिड वोट ना हो। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये नहीं जानकारी मिली है कि किस पक्ष के इनवैलिड वोटर्स रहे हैं या ज़्यादा किसके रहे हैं, लेकिन समझा जा सकता है जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को अगर तुलना करें तो सीधे सीधे बात समझ में आ जाती है कि जो नुकसान हुआ है वो अपोजिशन का हुआ है, जो बड़ा गेन हुआ है वो एनडीए का हुआ है। और ऐसे में आप समझ सकती हैं कि जो चीज़ें एनडीए ने कोशिश की थी वो इस रिजल्ट में रिफ्लेक्ट भी होता नजर आ रहा है। और सीपी राधाकृष्णन से निश्चित तौर पे ये उम्मीद होगी एनडीए को
कि धनखड़ के इस्तीफे को भले ही स्वास्थ्य वजह से बताया गया है, लेकिन सभी जानते हैं कि हाँ, स्वास्थ्य के अलावा और क्या वजह रही होंगी। और कम से कम इस तरह का एक्सपीरियंस होने के बाद अब ये बड़ा ज़रूरी था एनडीए के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से, कि उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति आए जो कि विचारधारा परिवार का हो। और सीपी राधाकृष्णन जो कि बहुत सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, कोयम्बटूर से 2 बार सांसद, तमिलनाडु के अच्छे परिपक्व नेता माने जाते हैं। और यहाँ तक कि कहा यह जा रहा था कि स्टालिन से भी उनके इक्वेशन बहुत अच्छे हैं, यानी कि डीएम के नेता स्टालिन से उनके इक्वेशन बहुत अच्छे हैं। दूसरे दलों के सांसद जो पहले बतौर सांसद या जब वो गवर्नर थे उनका इंटरेक्शन रहा है, वो हमेशा से उनके व्यवहार, उनके कामकाज के तरीके की सराहना करते रहे हैं। ऐसे में उस तरह के व्यक्तित्व का चयन करना, एक पॉलिटिकल नैरेटिव कि साउथ इंडिया और साउथ इंडिया में तमिलनाडु से व्यक्ति का चुना जाना, ये और ओबीसी फेस को लेकर आना, ये सारी चीजें एनडीए ने बहुत सधी हुई रणनीति के तहत की, बीजेपी ने बहुत सधी हुई रणनीति के तहत की, एनडीए के अपने सहयोगी घटक दलों को समझाया और आज इस रिजल्ट पे पहुंचे। दूसरी तरफ अपोजिशन वहां पर कमजोर नजर आया। जी देवेंद्र, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो कई मैसेज जो हैं यहां पर एनडीए साधने में कामयाब हुआ है, 452 वोट पक्ष में करने की सफलता उसे हासिल हुई है। वहीं इंडी गठबंधन में टूट भी साफ तौर पर नजर आ रही है।